तो आज की क्लास में हम लोग त्वरण इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। त्वरण क्या होता है, ठीक है। त्वरण किसे कहते हैं और त्वरण क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे आज हम लोग। कि त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इसीलिए इसका संकेत होता है ए। इसे ए अक्षर से दर्शाया जाता है। त्वरण को ए अक्षर से दर्शाया जाता है। एक्सेलरेशन इसे अंग्रेजी में कहते हैं और इसे ए अक्षर से दर्शाया जाता है, ठीक है। चलो, जब हम कोई वस्तु पहले शुरू में स्थिरावस्था में यदि होती है और उसके बाद गतिमान होती है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में वो स्लाइड की का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो आप गार्डन में स्लाइड पर खेलते हो, है ना। फिसल पट्टी जिसे बोलते हैं, यहाँ पर बैठते हो और सर से सरक कर नीचे जमीन पर आते हो, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो और फिर उसके बाद यहाँ पर पहुंचते हो और यहाँ पर बैठ जाते हो और फिर आप क्या करते हो, नीचे की तरफ आते हो, स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आते हो। तो इसको जरा गौर से और ध्यान से समझोगे अगर आप, तो स्थिति क्या है देखिए। आप अपने शरीर की ऊर्जा लगाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचते हो, ठीक है, इमेजिन करो। उसके बाद आप यहाँ पर बैठते हो। जब आप बैठते हो तो आपका वेग कितना रहता है, 0 रहता है। आप स्थिर रहते हो ना, आप स्थिर रहते हो, बैठे हुए हो, तो आपका वेग यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से और थोड़ा स्लो मोशन में हम इस पर स्लाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका वेग जो है वो 0 होता है। फिर धीरे धीरे आप नीचे आना शुरू करते हो। जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैसे वैसे आपका वेग ये वाली जगह पर, ये वाली पोजीशन पर आप सबसे ज्यादा स्पीड में रहते हो। आपका वेग सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ पर एकदम 0 रहता है, फिर धीरे 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 वेग बढ़ता है और जब ये वाली स्थिति आती है, बीच वाला स्थान स्लाइड का आता है, वहां पे आप एकदम स्पीड में नीचे गिरते हो और यहाँ तक ये स्पीड मेंटेन रहती है और फिर यहाँ पे आके आप गिर जाते हो, स्थिर अवस्था में आ जाते हो। मतलब आपका वेग जो है वो 0 हो जाता है। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो सभी लोग? तो यहाँ पर किस चीज की का उदाहरण दिया हुआ हम लोगों ने, जो हम लोग गार्डन में स्लाइड पर खेलते हैं, जिसे कोई फिसल पट्टी कहते हैं, कोई घसर गुंडी कहते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, इधर से नीचे तरफ आते हैं, है ना। तो यहाँ पर करते हैं, फिर से जरा स्लो मोशन में चलो और देखो कि हम करते क्या है जब हम इस स्लाइड को यूज करते हैं। तो हम अपनी एनर्जी लगाकर हम ये सीढ़ी चढ़ते हैं। हमारे पास ऊर्जा होती है शरीर पर, ये सीढ़ी हम चढ़ जाते हैं, चढ़ते हैं और यहाँ पर जाकर हम बैठ जाते हैं। तो जब हम बैठते हैं तो हमारा वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, हम स्थिर हो जाते हैं। लेकिन ये बैठने के बाद थोड़ा थोड़ा हम नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं और यहाँ से हम थोड़ा अपने आप आते हैं और खुद से आते हैं और जैसे जैसे हम ये स्पीड पकड़ते हैं, यहाँ पे आपकी स्पीड एकदम तेज हो जाती है। यहाँ पर v यानी कि ये जो u था, u क्या है, v क्या है, थोड़ी देर में बताती हूँ मैं आपको। मतलब आपका ये जो वेग था ये 0 है और यहाँ पर ये जो v है वो कुछ तो सबसे ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है और फिर से यहाँ पे आके ये 0 हो जाता है। यानी कि जो पिंड है पहले स्थिरावस्था से शुरू करता है और बाद में क्या होता है, उसका वेग परिवर्तित हो जाता है और वो एकदम अधिकतम वेग को धारण करता है और बाद में अंतिम में आकर वो फिर से 0 हो जाता है। इस पूरी क्रियाकलाप में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है। प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में जब हम इस पर चढ़े थे और यहाँ से इस स्लाइड पर उतरने की शुरुआत कर रहे थे, तो शुरू में हमारा वेग जो था वो 0 था। इसलिए u को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। और उसके बाद इधर बीच में आते आते हमारा वेग जो है वो बढ़ जाता है, मतलब सबसे अधिक वेग यहाँ पर आता है, इसलिए हम इधर इसे अंतिम वेग कहते हैं। और फिर से जब हम अपने कार्य को खत्म कर लेते हैं तो फिर से हमारा वेग जो है वो 0 हो जाता है। कहने का मतलब वेग जो है वो 2 तरह के, एक प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। ये तो रही स्लाइड की बात। साधारण गाड़ी भी अगर आपकी रास्ते पे चलती है तब क्या होता है, पहले शुरू में वो गाड़ी क्या होती है, स्थिर अवस्था में होती है। स्थिर अवस्था में होती है
बस ले लो आप, बस जब आप चलाते हो, बस में आप जब बैठते हो, बस स्टॉप पे जब बस आती है तो वो स्थिर रहती है, ठीक है ना। तो स्थिर रहती है मतलब आप यहाँ से बस में चढ़ गए, तो यहाँ पर u जो है वो शून्य, यानी कि प्रारंभिक वेग शून्य। अब क्या होगी, धीरे 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 एक्सेलेरेटर दबाकर क्या करेगा ड्राइवर, गाड़ी को आगे बढ़ाने लगेगा, और एक सर्टन ऐसा टाइम आएगा जहां पर इस बस का वेग जो है सबसे मैक्सिमम होगा, जो 40 किलोमीटर हो सकता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, जो भी वेग हो मैक्सिमम होगा। अब समझ लो यहाँ पे फिर से बस स्टॉप, अगला बस स्टॉप आने वाला है, तब क्या होगा, ये अब अपने वेग को धीरे धीरे कम करेगा, और फिर से यहाँ पर ये वेग जो होगा बस का, वो जो है वो शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब इस पूरे रास्ते पर ये बस ने अपने वेग को रह रहकर परिवर्तित किया। पहले शून्य था, फिर 5, 10, 15, 20, फिर 40 हो गया, फिर अब 40 मैक्सिमम स्पीड पकड़ ली, ड्राइवर को दिखाई देने लगा कि अभी बस स्टॉप आने वाला है, अब फिर से वो 30, 20, 15 करके फिर से 0 पर आएगा और इसको स्थिरावस्था में लाएगा। कहने का मतलब ये बस जब इस रास्ते पे चलता है तब क्या हो रहा है, वेग में रह रह के परिवर्तन होता है। जब आप स्लाइड से नीचे की तरफ उतरते हो तो वेग परिवर्तित होते जा रहा है, कुछ कुछ समय में, कुछ कुछ समयांतराल में, या कुछ कुछ अवधि के बाद, कुछ कुछ टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, ये बस या ये पिंड जो है वो अपने वेग को परिवर्तित करता है। तो त्वरण की परिभाषा ही ये है, क्या है त्वरण की परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलो देखते हैं ये वेग परिवर्तन क्या है। जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। v क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। तो वेग परिवर्तन की दर, जब किसी दर मतलब एक कुछ समय बाद वो वेग परिवर्तित हो जा रहा है, तो सबसे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, ये है आपके त्वरण का सूत्र। A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, मतलब A इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लगा हुआ समय। ये समय कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से जब हमने शुरू किया था और यहाँ तक खत्म करने में कुछ न कुछ समय लगा होगा ना। यहाँ से आपने शुरू किया, समझो 5 सेकंड में आप नीचे आ गए, तो टी जो है वो कितना है, 5 सेकंड है। यहाँ से बस ने चलनी शुरू की और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसको 10 मिनट का समय लगा हुआ है, तो यहाँ पे समय जो है वो टी जो 10 मिनट है। कहने का मतलब वेग को परिवर्तित होने के लिए समय की भी आवश्यकता हो रही है, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण जैसा मैंने पहले ही कहा आपको कि इसे ए अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, और इसका फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और इसकी इकाई, जैसा कि हम हमेशा ये देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को हम पढ़ते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था वेग पढ़ा, चाल पढ़ा, और उसके साथ साथ में मीटर दूरी पढ़ा, विस्थापन पढ़ा, सब चीज का क्या हो रहा है, एक इकाई बन रही है। तो इसी तरीके से इसकी भी इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी एसआई इकाई। जैसे आप जानते ही होंगे कि इकाइयां दो हिस्सों में होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक एसआई यानी बड़ी वाली इकाई जिसे हम एमकेएस भी कहते हैं, और एक छोटी वाली जिसे हम सीजीएस प्रणाली भी कहते हैं। तो एमकेएस प्रणाली में इस एक्सेलरेशन यानी त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये त्वरण के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, त्वरण किसे कहते हैं, ये सूत्र द्वारा स्पष्ट करो। तो आपको लिखना होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग परिवर्तन a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और इसकी इकाई जो होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई होती है, जो कि रिक्त स्थान में आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से त्वरण की परिभाषा। अब त्वरण के प्रकार देख लेते हैं हम लोग, त्वरण कितने प्रकार का होता है। तो त्वरण के प्रकार,
त्वरण के प्रकार, तो त्वरण जो है वो 3 तरीके का होता है, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। ठीक है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। ऋणात्मक त्वरण का नाम और एक होता है जिसे हम अवत्वरण भी कहते हैं, अवत्वरण भी कहा जाता है ऋणात्मक त्वरण को, या इसे ही हम मंदन भी कहते हैं। ध्यान रखो, ऋणात्मक त्वरण के 3 नाम हैं, ऋणात्मक त्वरण जिसे अवत्वरण भी कहा जा सकता है और उसे मंदन भी कहते हैं। चलो देखते हैं कि धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण में अंतर क्या होता है। यहाँ पे एक पैराग्राफ देख लिखा हुआ है जिसे हम रीड करते हैं। किसी पिंड में, कहाँ रीड कर रही हूँ जरा देख लो सभी लोग, कि किसी पिंड का त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है, त्वरण वेग की दिशा में ही होता है। लेकिन जब किसी वस्तु का वेग कम होता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे अवत्वरण या मंदन कहते हैं। यह वेग विपरीत दिशा में होता है, वेग स्थिर रहने पर त्वरण शून्य होता है। तीनों कंडीशन देखो, यदि वेग इसी दिशा में वेग भी और इसी दिशा में पिंड आगे भी बढ़ रहा है तो इसे हम धनात्मक त्वरण कहेंगे। यदि पिंड आगे इस दिशा में बढ़ रहा है लेकिन बल पीछे की तरफ लग रहा है तो इसे हम ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। और यदि कहीं बल लग ही नहीं रहा है, त्वरण हो ही नहीं रहा, तो फिर उसे हम शून्य त्वरण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि सब्जी वाला ठेला, जो ठेला लेके आगे बढ़ता है वो धक्का लगाता है ना, फोर्स लगाता है, बल लगाता है। जिस दिशा में बल लगाता है उसी दिशा में वो ठेला आगे की तरफ जाता है। तो क्या हो रहा है, गाड़ी को जिस दिशा में धक्का लगाएंगे उसी दिशा में वो आगे जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो त्वरण जो है वो धनात्मक होता है। लेकिन अगर गाड़ी आगे जा रही है और आप पीछे से ऐसे ब्रेक लगा देते हो, तो क्या कर रहे हो, ब्रेक लगाने के लिए आप बल को उस दिशा के विपरीत ओर लगा रहे हो। यहाँ पर जब गाड़ी आगे जा रही थी, जिस दिशा में जा रही है बल भी उसी दिशा में लग रहा है, तो धनात्मक त्वरण हो रहा है। लेकिन गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है और अचानक से आप उसको खींचकर ब्रेक लगा दे रहे हो, तो खींच रहे हो मतलब क्या, उसकी दिशा के विपरीत ओर बल लगा रहे हो, तो इसे हम ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। अब वेग अगर स्थिर रह रहा है, यानी कि एक सामान्य वेग से, ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा, बस गाड़ी चले जा रही है सामान्य वेग से, तो उसमें ना हमको क्या करना पड़ रहा है, ना धक्का लगाना पड़ रहा है, ना ज्यादा खींचना पड़ रहा है, तो उस समय जो है वो शून्य त्वरण होता है। अब यदि हम सब्जी के ठेले की बात करें तो देखो जरा, सब्जी का ठेला अगर आगे की तरफ बढ़ाना है हमको तो यहाँ से धक्का लगाना पड़ेगा। अब जब धक्का लगा तो ये आगे की तरफ बढ़ा, तो F यानी धक्का भी इसी दिशा में और वेग भी इसी दिशा में, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, धनात्मक त्वरण। अब ये जो सब्जी का ठेला है ये चल पड़ा है, ठीक है ना, चल पड़ा है और चलने लगा, एक सामान्य वेग से चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये V तो इसी वेग में जा रहा है, लेकिन अब इसे मुझे रोकना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको F ऐसे विपरीत दिशा में लगाऊंगी, इसको खींच लूंगी, तब ये स्थिति क्या होगी, अवत्वरण की होगी। लेकिन अब ये यहाँ से वेग लग चुका है, यहाँ से इसको हमने बल लगा दिया है और ये रास्ते पर अपनी स्पीड से चलते जा रहा है, ना कोई बल लगाना पड़ रहा है ना कोई रोकना पड़ रहा है, कंटिन्यू वो चलते जा रहा है। इस स्थिति में जो है वो बल, वो क्या होगा, वो शून्य होगा। अब इसी एग्जांपल को हम बस से देखें तो देखो, बस है, यहाँ पर बस ने चलना शुरू कर दिया। अब बस जब चल रहा है तो बस के ऊपर इस तरीके से सच्ची का धक्का तो नहीं लगाया जाता, लेकिन बस के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जिसकी वजह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ पे ये बस की दिशा ये वाली और फोर्स लगाया जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर धनात्मक, जिस दिशा में बस उसी दिशा में बल, तो क्या है, ये धनात्मक त्वरण है। अब यहाँ पर देखो, बस रास्ते पे पूरी तरह से चल पड़ी है, पूरे फ्लो में चले जा रही है, तब क्या हो रहा है, यहाँ पर शून्य त्वरण हो रहा है। यहाँ पे ना बल लगाना पड़ रहा है ना बस को रोकना पड़ रहा है, यहाँ पर धनात्मक त्वरण चल रहा है।
यहाँ पर शून्य त्वरण चल रहा है, मतलब एक अपने स्पीड को पकड़ लिया है उसने, 35 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो अब वो चले जा रही है रास्ते पे, तो कोई बल लगाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही बस स्टॉप आता है, बस तो इस दिशा में चल रही है, अब मुझे रोकना है तो इस दिशा में मुझे बल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण की उत्पत्ति होती है। ये है ऋणात्मक त्वरण, क्योंकि बस को तो जाना है इस दिशा में, लेकिन हमको उसको रोकना है, तो मैंने इसको विपरीत दिशा में बल लगाया, ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो धनात्मक त्वरण, जिस दिशा में पिंड उसी दिशा में बल, ऋणात्मक त्वरण, जिस दिशा में पिंड उसकी विपरीत दिशा में बल, और शून्य त्वरण, कोई बल नहीं, एक स्थिर एक सामान्य वेग से पिंड जो है वो चलते जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, शून्य वेग कहते हैं, अरे शून्य त्वरण कहते हैं। चलो देख लेते हैं यहाँ पर आलेख वाली स्थिति, जिसमें दूरी समय आलेख की चर्चा की गई है, जिसको हम आसानी से समझेंगे कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या होता है। तो त्वरण के प्रकार देखा हमने, धनात्मक, ऋणात्मक और अवत्वरण। अवत्वरण को ही हम ऋणात्मक कहते हैं और अवत्वरण को ही हम मंदन कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखें, आप अगर इस आकृति में देखोगे तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है। चलो इस तरीके का ग्राफ है और इस ग्राफ पर समय और सेकंड का मार्किंग किया हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कुछ समय दिया हुआ है, और 20, 40, 80, 60 इस तरीके से क्या दिया हुआ है, दूरी दी गई है। और उसके बगल में ठीक एक बॉक्स है जहां पे बताया जा रहा है कि 10 सेकंड में कोई गाड़ी जो है वो 15 मिनट की दूरी तय करती है, यहाँ पर 15। ठीक है, 20 सेकंड में, यहाँ पे 20 है ना, ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 20 और ये 40, ये 60, ये 80, ये 100, तो 15 कहाँ आ जाएगा, देखो ये 20 है तो 15 कुछ यहाँ आ जाएगा, और 10 के साथ 15, तो यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करना आता ही होगा, आप लोगों ने ग्राफ का इस्तेमाल किया ही होगा। उसके बाद 20 सेकंड में ये चला 30 पर, ये रहा। उसके बाद 30 सेकंड में ये चला 45 पर, ये 30 सेकंड, ये 45 कुछ यहाँ मिलेगा आपको, और ये है 30 सेकंड। ठीक है ना, उसके बाद 40 पर चला, यहाँ पर 40 से चलोगे, 40 के लिए कितना है, 60 है, तो यहाँ पर अगर इन सभी बिंदुओं को आप अगर मिलाओगे तो ये देखो, ये एक रेखा बनती है ना, एक रेखा बनती है। तो एक समान गति के लिए दूरी समय आलेख, एक समान गति हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जितना समय उतना स्पीड, याद होगा आपको, अमर और एंथनी ये दो लोगों ने एक समान गति का इस्तेमाल किया था, यानी कि हर आधे घंटे में वो फिक्स दूरियां तय करते थे। अमर जो था हर आधे घंटे में क्या कर रहा था, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तो ऐसे करके हर आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। इसी तरह एंथनी भी हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तो वो एक रेखीय गति हुआ करती थी। लेकिन जो कौन था, अकबर था, वो क्या कर रहा था, हर आधे घंटे में अलग अलग दूरियां तय कर रहा था। तो जब हर समान समयावधि में समान दूरी तय की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक रेखीय गति। और जब ऐसी एक रेखीय गति को हम ग्राफ में दिखाएंगे, जब आलेख में दिखाएंगे, तो ये जो ग्राफ बनता है वो एक रेखीय ग्राफ बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति का दूरी समय आलेख। अब यदि जैसे अकबर ने किया था, अकबर का समय जो था हर आधे घंटे में वो अलग अलग दूरियां तय करता था, तो उसका एक रेखीय ये ग्राफ नहीं बनेगा, तो ये ग्राफ कभी इधर कभी इधर कभी इधर इस तरीके से, तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनते जाएगा, जो कि एक समान गति नहीं होगी, उसे हम असमान गति कहेंगे। ठीक है, तो एक समान गति नहीं होगी, उसे हम असमान गति कहते हैं। चलो इसके बाद आगे बढ़े हैं, अभी हमने देखा, क्या देखा कि गति संबंधी समीकरण होंगे कुछ, तो उन गति संबंधी समीकरण कौन कौन से होंगे, ऐसे 3 समीकरण होते हैं जिसे हम गति संबंधी समीकरण कहते हैं। और पहला समीकरण देख लेते हैं कि v इज इक्वल टू
v अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, ये सारी चीजें तो आपको समझ आ ही गई होंगी। तो 3 ऐसे समीकरण जिसे हम कहते हैं गति संबंधी समीकरण, जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं। तो पहला समीकरण है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है आपका कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है, इन फॉर्मूलेस के ऊपर संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे थोड़ी चैप्टर खत्म होने के बाद। और थर्ड है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है ना। तो ये 3 गति संबंधी समीकरण है। इनके सारे टर्म्स को हम समझ के लेते हैं कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। तो इन तीनों समीकरण में एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे। v क्या है, अंतिम वेग है, जैसा हम सब जानते हैं v को अंतिम वेग कहते हैं। उसके बाद u क्या है, ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है u। इसके बाद है t, t हम सब जानते हैं समय यानी कि टाइम। और इसके बाद आता है देखो s, s क्या है, विस्थापन। पिछली क्लास में हमने विस्थापन की चर्चा बहुत ही डिटेल में की थी, तो s है विस्थापन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी हाफ तो जानते हो आधा होता है, और ए टी स्क्वायर, इसमें जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर मेंशन है। फिर से यहाँ पे आ जाओ, थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v मतलब क्या, अंतिम वेग, u मतलब क्या, प्रारंभिक वेग, a मतलब है त्वरण, a मतलब है त्वरण, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखना है, और इन तीनों इक्वेशन के टर्म्स कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखते हैं कि गति संबंधी समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों इक्वेशन है, जिसपे आपको इक्वेशन याद रखने हैं और संख्यात्मक प्रश्न इस फॉर्मूले पे करने होते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इन सारी चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं, v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, t मतलब समय, s मतलब विस्थापन, और a मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। तो इस तरीके से गति संबंधी 3 समीकरण होते हैं जिसको आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। तो त्वरण किसे कहते हैं, गति संबंधी समीकरण 3 कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल रहा है और आपको इसको रिवाइज करते रहना है। अब जब गति की बात हो रही है, गति की बात हो रही है, तो गति का प्रकार में एक और प्रकार आ जाता है जिसे हम कहते हैं एक समान वृत्ताकार गति, एक समान वृत्ताकार गति, ठीक है। गति के प्रकार में एक और मुद्दा आ जाता है जिसे हम कहते हैं एक समान वृत्ताकार गति। पिछली क्लास में हमने एक गाड़ी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए थे और हमने कहा था कि ये एक रेखीय गति है, मतलब कि ये जो गति है वो एक रेखा पर चल रही है। कोई गाड़ी है यहाँ पर जो एक सीधे सीधे रास्ते पे चलती जा रही है, उसे एक रेखीय गति कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि ये पॉइंट ए और यहां से कोई साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर पॉइंट ए पर ही पहुंच जाता है, यानी कि ये वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। कोई भी गाड़ी हो, साइकिल हो, या आप खुद दौड़ रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, ये पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो रहा है। और ये लगातार जब इस वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई देखो,
यहाँ से कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, और ये जो सुई है वो लगातार 24 घंटे कंटिन्यू इस वृत्ताकार पथ पर चलते रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति कहते हैं। इसी तरीके से फैन है, पंखा एक ही जगह पर चलते रहता है, उसे भी हम वृत्ताकार गति कहते हैं। अब यहाँ पर करके देखने और विचार करने की बातें हुई हैं, तो देखो यहाँ पर आकृति में ये तो आप पूरी तरीके से वृत्ताकार गति को समझ पा रहे हो। अब अगर वृत्ताकार कुछ ऐसे आकार, जैसे आप वर्गाकार पथ पर चलो, तो वर्गाकार पथ पर कितने टर्न्स आते हैं ना, 2 टर्न। पहले यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर चले, यहाँ से टर्न आया, पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, इस तरीके से ये वर्गाकार पथ होता है। इसी के बाद आप अगर टेक्स्ट बुक में देखो कि फिर पंचभुज के आकार में भी चल सकते हो, फिर आप अष्टभुज के आकार में चल सकते हो। तो हर आकार में क्या होता है, ऐसे टर्न्स आते हैं, और टर्न्स आने से पहले जो वस्तु होती है, जो पिंड होता है, वो चलता है फिर टर्न होता है, फिर चलता है फिर टर्न होता है। जैसे अभी पंचभुज में चलो तो ये चला, यहाँ से टर्न हुआ, फिर यहाँ पे चलते गया, फिर यहाँ से टर्न हुआ, फिर टर्न हुआ, फिर टर्न हुआ, तो ये पंचभुज का आकार दिया। फिर वहां यहाँ से चला, ये 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, तो इस तरीके से ये टर्निंग पॉइंट यहाँ आते हैं। अब जरा सोचो इस वृत्त में क्या हो रहा है। इस वृत्त में हर एक मोमेंट पे टर्न हो रहा है, कहीं पर भी पिंड सीधा नहीं चल रहा। क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पे टर्निंग पॉइंट ही है, वो टर्न होता होता ही जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वृत्ताकार पथ पर कभी भी कोई चीज सीधी चलती नहीं है, हमेशा टर्न होती हुई रहती है। लेकिन इन आकार में देखोगे तो कितने मोड़ आते हैं, पहले सीधे चलते हैं, फिर मुड़ता है, फिर सीधे चलते हैं, फिर मुड़ता है। तो जितना ये आकार है उसमें सीधा और मतलब चाल बदलती जाती है, चाल बदलती है। अब इस आकार को बताने का मकसद क्या है, देखो यहाँ पर कि जब हम किसी वस्तु को मतलब जब हम साइकिल सीधी चलाते हैं, जब हम साइकिल सीधी चलाते हैं तो क्या होता है, एक बार चलाना शुरू कर दिया, पेंडल मारना शुरू कर दिया, वो सीधे 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 चलती जाती है, उसकी चाल स्थिर हो जाती है, सीधे सीधे आप चलते जाओ। लेकिन जब आपको टर्न करना पड़ता है, समझो कोई कहा अब यहाँ से आपका मोड़ आ गया, टर्न करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ब्रेक मार के थोड़े से साइकिल की चाल को यानी कि स्पीड को कम करना पड़ता है, उसके बाद हम टर्न लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब सीधे चलते हैं तो उसकी चाल एक सामान्य रहती है, लेकिन जब हम टर्न करना चाहते हैं तो टर्न करते समय क्या हो जाएगा, इसकी चाल कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा टर्न्स आता है, जितने ज्यादा मोड़ आते हैं, इस पिंड की चाल में परिवर्तन होते जाता है। यहाँ से इसने शुरू किया, ले स्पीड पकड़ लिया, लेकिन मोड़ आ गया, उसको स्लो होना पड़ेगा, फिर स्पीड पकड़ लिया, फिर मोड़ आ गया, उसको स्लो होना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा टर्न होता है उतना ज्यादा स्पीड यानी चाल जो है वो कम होती जाती है। ठीक इसी तरीके से वृत्ताकार पथ पर देखो, चलाना कोई भी साइकिल को या कोई भी गाड़ी को वृत्ताकार पथ पर चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर समय उसकी चाल जो है वो परिवर्तित होते रहती है, क्योंकि हर समय दिशा बदलती जाती है। जब चाल और दिशा सेम होती है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन हर बार जब दिशा बदलती है तो चाल परिवर्तित होती जाती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक समान वृत्ताकार गति किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा। एक समान वृत्ताकार गति की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं, जब कोई पिंड एक समान चाल से, जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पर जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं।
जब कोई पिंड, है ना, इसको टेक्स्ट बुक में भी है, आप मार्क कर लो इसको कि ब्राउन बॉक्स के बगल में, ये देखो ये है आपका ब्राउन बॉक्स, इसके बगल के पैराग्राफ में ये परिभाषा है कि जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार, ऊपर से चौथी लाइन, वृत्ताकार पथ पर जाता है तो उस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। तो उदाहरण देखो दिया हुआ है, गुलेल के पत्थर की गति, साइकिल के पहिए की गति, या किसी बिंदु की गति। साइकिल का पहिया कैसे घूमते रहता है, गुलेल का पत्थर कैसे घूमते रहता है, तो इस तरीके से इन गतियों को हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। इसके बाद चाल की एक और परिभाषा आपको दी गई है कि वृत्ताकार गति पर चाल कैसी होगी। अभी देखो, चाल की सामान्य परिभाषा क्या थी, तय की गई दूरी बटे समय। चाल की सामान्य परिभाषा तय की गई दूरी, कल हमने देखा था, तय की गई दूरी बटे समय, है ना, ये चाल की सामान्य परिभाषा। मतलब कोई वस्तु जितनी दूरी तय करता है, जितने समय में तय करता है, वो तय की गई दूरी बटे समय। लेकिन वृत्ताकार पथ पे क्या होता है, देखो वृत्ताकार पथ पे जो दूरी है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। ये देखो, ये जो सड़क है इसकी जो दूरी है ये कैसी है, वृत्ताकार है। यहाँ पर ये दूरी कैसी थी, सीधी थी, तो तय की गई दूरी जो भी होगी वहां पे हमने लिख दिया और बटे समय। लेकिन यहाँ पर वृत्ताकार पथ पर दूरी कैसी तय हो रही है, वृत्ताकार हो रही है। मतलब हम इस तय की गई दूरी की जगह पर हम परिधि लिख सकते हैं, क्योंकि पथ ही वृत्ताकार है, तो जो दूरी तय हो रही है वो भी क्या होगी, परिधि के स्वरूप में, परिधि बटे समय, वृत्त की परिधि बटे समय। तो चाल को v अक्षर से दर्शाया जाता है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r, समय t, तो फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, यानी एक समान वृत्ताकार गति। ये गति, ये कौन है, ये इस गति को पता करने के लिए कौन सी गति है, वृत्ताकार गति है, इसलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 2 पाई r बटे t, जहां पे r क्या होगा, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी। r क्या होगा, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी। पाई का मान तो आप जानते ही हो, समय, यहाँ से ये दूरी तय करने में, ये वृत्ताकार पथ को पूरा करने में लगने वाला समय जो होता है उसे हम वृत्ताकार पथ कहते हैं। उसे हम किस अक्षर से दर्शा रहे हैं, उसे हम टी अक्षर से दर्शा रहे हैं। तो इस तरीके से एक समान वृत्ताकार गति यानी कि वृत्ताकार पथ पर तय की जाने वाली दूरी। चलो, एक समान वृत्ताकार वेग की दिशा। अब वेग की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी चीज, अच्छा आप ये कोई एक पत्थर ले लो और पत्थर को आप रस्सी से बांध दो, ठीक है ना, ये एक पत्थर जिसे हमने रस्सी से बांध दिया। अब यहाँ पर पकड़ लो, मुझे लग रहा है आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे मैंने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ से पत्थर को बांध दिया, यहाँ पर रस्सी को पकड़ लिया, ठीक है ना, इतनी लंबी रस्सी है। अब मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगी, गोल गोल ऐसे घुमाऊंगी, तो क्या होगा, ये गोल गोल ऐसे घूमेगा और आप इसको देखोगे तो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक एक वृत्त तैयार होगा। और सोचो ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते आपके हाथ से वो पत्थर छूट गया, और रस्सी का हिस्सा जो है वो छूट गया, तो वो किस दिशा में जाएगा, है ना, कौन सी दिशा में जाएगा, जिस दिशा में ये स्पीड जा रही है, कह सकते हैं हम कि वृत्त की स्पर्शिका की दिशा में जाएगा। देखो हाँ, ध्यान रखोगे, यहाँ पर आपने पकड़ा हुआ है रस्सी को और ये पत्थर यहाँ पे लटका हुआ है, आप यहाँ से बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये पत्थर ऊपर जाएगा, ऐसे 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 जाके बार बार ऐसे गोल 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 ऐसे क्या बनाएगा, एक वृत्ताकार पथ बनाएगा। अब सोचो ये गोल गोल घूमते घूमते अचानक से यहाँ से आपके हाथ से ये पत्थर छूट जाएगा, तो सट से ऐसे इस तरफ से इस दिशा में जाएगा। अगर इस मोमेंट पे आके ये पत्थर यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है, और छूटा तो ये ऐसे जाएगा, ये पत्थर यहाँ पहुंचा था तो ऐसे जाएगा, ये पत्थर यहाँ पहुंचा है गोल की दिशा में तो ऐसे जाएगा। फिर देखो अगर ये यहाँ आते आते ये पत्थर यहाँ पहुंच गया, तरीके से जाए, हो रहा है ये जो दिशा है पत्थर के कौन सी दिशा है, इस काल्पनिक वृत्त की स्पर्शिका की दिशा है, काल्पनिक वृत्त की स्पर्शिका। आपने देखा ज्योमेट्री में पढ़ोगे,
वृत्त को स्पर्श करके जाने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ऐसे वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं होती हैं जो वृत्त को स्पर्श करके जाती है, तो स्पर्श रेखा को स्पर्शिका भी कहते हैं। तो जब वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु चलती है तो उसकी दिशा जो होती है उसकी स्पर्शिका की दिशा होती है। तो मुझे ये उम्मीद हो रही है कि आपको ये सारे मुद्दे समझ में आ रहे होंगे। इन मुद्दों के साथ हम कितना बज गया भाई, तो अपनी क्लास को यहाँ पे खत्म करेंगे। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर इस क्लास में पूछ सकते हो। चलो, है कोई मुद्दा तो फटाफट हम लोग इसको क्लियर करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। चलो बोलो भाई, बातें समझ में आ रही हैं? आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पढ़े हुए हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट। त्वरण, त्वरण के बाद हमने एक वृत्ताकार गति, ऐसे कई सारे मुद्दे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यदि आपको ठीक लगा, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इस रिवाइज लेक्चर को आप जो है आपके उसमें भी डालूंगी मैं ग्रुप में, और नहीं तो मेरा चैनल अगर आपने देखा होगा तो चैनल मिला होगा आपको, और उस चैनल पर आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने ग्रुप में नहीं है तो यूट्यूब पर क्या टाइप करोगे तो मेरे ढेर सारे वीडियो आएंगे। वैसे कल तो मैंने कल वाला वीडियो 9th स्टैंडर्ड का फिलहाल ये सिर्फ सेकंड वीडियो डाल रही हूँ, 10वीं के बहुत सारे वीडियोस हैं। तो आप अगर यूट्यूब पे जाकर गायत्री ट्यूटोरियल्स टाइप करोगे तो मेरा ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वीडियो मिले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जिसकी वजह से जो भी अगर आप लिंक, अगर आप व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हो ग्रुप में, तो तुरंत वो सब्सक्रिप्शन आपके फोन पर घंटी बजा देगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और ये जो है इस गायत्री ट्यूटोरियल्स के चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस रह रहकर मिलते रहेंगे, 9वीं के भी 10वीं के भी। तो जो आपके काम का है वो आप यूज करो, जो आपके काम का नहीं वो हम अगले साल यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इस चैनल पर जाकर आप मेरे ये सारे वीडियोस देख सकते हो। साथ साथ में लिंक तो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी ही, और अगर बाय चांस लिंक मिस हो जाता है तो आप इस चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम? चलिए जाए, हम अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है ना? यस मिस। बाय मिस। चलिए बाय बाय। बाय मिस।